नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है पाकिस्तान का और कराची का तामीराती मुस्तकबिल। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अहम किरदार है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है जीडीपी और इकोनॉमी की तरफ। आज इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि इनको क्या क्या चैलेंजेस और किन किन चैलेंजेस का सामना है और उनके हल के लिए क्या क्या काम किया जा सकता है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब आरिफ जीवा साहब, चेयरमैन हैं आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। वेलकम करता हूं आपको शो में। जनाब आरिफ जीवा साहब, बुनियादी तौर पर पहली चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा वो ये है कि आजकल एक अजीब सी खलबली सी मच गई है, क्योंकि यूएस डॉलर की जो कदर में इजाफा होता जा रहा है और रुपए की कदर में कमी होती जा रही है, उसके नतीजे में हो क्या रहा है कि आपके इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जहाँ तक स्टील सरिये का ताल्लुक है उसकी कीमत भी बढ़ेगी। सीमेंट की अगर बात करें तो वो भी इंटरनेशनल प्राइसेस उसके ऊपर इम्पेक्ट कर सकती हैं, जबकि अमूमन डोमेस्टिक जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो खैर मैं उनके प्राइस मैकेनिज़्म की जानिब जाना नहीं चाहता, वो आप भी बेहतर जानते हैं उसको। लेकिन बुनियादी तौर पे अगर बैनुल-अक़वामी कीमतें बढ़ी तो एक बहाना तो मिल ही जाता है। तो मैं चाहूँगा आरिफ जीवा साहब थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि अगर यूएस डॉलर की कदर में इजाफा हो गया, रुपए की कदर में कमी हो गई, तो उसका इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर क्या आएगा। जी बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है वो प्रोग्राम्स करते हैं और हमारी आवाज़ को आवाम तक पहुँचाते हैं। देखें, डॉलर में जो इजाफा हुआ डॉलर के रेट्स में, इसका जो है वो असर आएगा नहीं, असर आना शुरू हो गया। जिस दिन ये रेट बढ़े अगले दिन से स्टील इंडस्ट्रीज़ ने जो है वो स्टील के रेट्स बढ़ाना शुरू कर दिए और तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये रेट पर टन पे इजाफा हो चुका है। 5 से 6 हज़ार रुपये? जी जनाब, 5 से 6 हज़ार रुपये पर टन पे इजाफा हो चुका है। और ये कोई नई बात नहीं है, ये बात वही है कि पेट्रोल पंप पे जब सुबह रेट बढ़ने होते हैं 31 तारीख की रात को या 30 तारीख की रात को, तो शाम 5 बजे से जो है वो पेट्रोल के दाम या तो बढ़ जाते हैं या पेट्रोल पंप्स बंद हो जाते हैं। इस वक्त भी अली भाई ये सिचुएशन है, कुछ फैक्ट्रियां जो है वो स्टील दे नहीं रही हैं और जो दे रही हैं वो 6 हज़ार रुपये इजाफे के साथ दे रही हैं। और ये जो है ब्रांडेड है, ये ब्रांडेड की बात कर रहा हूँ, हम ब्रांडेड ही यूज़ करते हैं ज़्यादा। अच्छा, जब आरडी लगी, आरडी 40-45% इंक्रीज़ हुई स्टाइल्स पे और दूसरी चीज़ों पे, तो रातों रात जो है वो उस लोकल इंडस्ट्रीज़ ने प्राइस बढ़ाना शुरू कर दी। चाहे टाइल हो, चाहे सैनिटरी हो, चाहे वो सैनिटरी आइटम्स हो, चाहे वो बाथरूम फिटिंग्स हो। क्यों इस मुल्क तो के नाज़रीन के लिए ये भी बताना जरूरी है कि ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड हैं। इंपोर्टेड जो सिरामिक्स की टाइल्स हैं और ये सब ये इंपोर्टेड है, इंपोर्टेड आती हैं, लेकिन हम डोमेस्टिक भी है। हाँ, डोमेस्टिक हम डोमेस्टिक पे भी आया। यस, नहीं आरडी तो लगा इंपोर्टेड पे, लेकिन जब इंपोर्ट पे आरडी लगा तो उस पे लोकल प्रोडक्ट को क्या फर्क पड़ा, उन्होंने क्यों प्राइस बढ़ाई? लॉजिक नहीं बनती, ये लॉजिक नहीं बनती है, बिल्कुल लॉजिक नहीं बनती है। जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें, और हम करते हैं, हम बिल्डर डेवलपर्स कोशिश करते हैं कि लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, लेकिन अलमिया ये है कि जब आरडी लगती है तो यहाँ पे जो है वो इजाफा हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। लास्ट आपको पता है कि स्टील के ऊपर जो है वो आरडी बढ़ाई गई, तो आरडी जब बढ़ी तो फिर स्टील के रेट बढ़ा दिए गए, क्योंकि हम चाइना से, अगर रेट यहाँ ज़्यादा थे, हमने चाइना से इम्पोर्ट शुरू किया। जब चाइना से इंपोर्ट शुरू किया तो इन्होंने प्राइस कम कर दी, जब प्राइस कम की और जब आरडी लग गई तो फिर वो उसी प्राइस पे आ गए जिस प्राइस पे वो दिया। तो रातों रात क्या हो गया? क्या यानी रेगुलेटरी ड्यूटी का इम्पैक्ट भी आपने बर्दाश्त और कर रहे हैं आज तक? क्या रातों रात कोई बिजली के रेट बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने? नो। क्या रातों रात गैस के रेट बढ़ा दिए गवर्नमेंट ने? नो। ये क्यों है रातों रात जो ये चेंज आ जाता है? ये क्यों? इसका असर जो है वो तो बिल्डर तो बर्दाश्त करता है, लेकिन बिल्डर भी आखिर में एंड यूजर को ही डाइवर्ट करता है। वो एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास घराने को तो वो जो एक आर्गुमेंट थी पहले के रियल एस्टेट प्राइसेस जो हैं वो बिल्ट अप यूनिट का ज्यादा बड़ा कंपोनेंट है, अब डॉलर की कदर में इजाफे के साथ ये चीज चैलेंज में आ जाएगी। आज तक नहीं हुआ अली भाई, आज तक नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में। ये अब हम नई चीज़ देख रहे हैं कुछ सालों से कि आरडी बढ़ती है तो ये लोकल इंडस्ट्रीज रेट बढ़ा देती हैं। ये जब डॉलर का इम्पैक्ट आता है तो लोकल इंडस्ट्रीज रेट बढ़ा देती हैं। जब लोकल प्रोडक्ट बन रही है, लोकल चीज़ बन रही है, तो फिर उसमें जो है वो डॉलर का इम्पैक्ट क्यों आना चाहिए और रातों रात क्यों आना चाहिए कि आज रेट बढ़ा है? क्या उन्होंने रातों रात कोई चीज़ इंपोर्ट की है मुल्क के बाहर से? कि अगर रात को डॉलर के रेट बढ़ते हैं और सुबह जब हम प्राइस चेक करते हैं तो उसके 6,000 इतना प्राइस बढ़ फास्ट इम्पैक्ट आया? क्योंकि आप समझें कि फ्राइडे लास्ट को जो है वो इम्पैक्ट आया था इसका जी, और उसके इम्पैक्ट के बाद आप कह रहे हैं कि अब वो रातों रात ही उसका आपको असर जो है बर्दाश्त करना पड़ा। एग्जैक्टली, रातों रात बर्दाश्त करना। अच्छा, हम प्रोजेक्ट करते हैं 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, हम लोगों को प्राइस देते हैं 3-4 साल के लिए।
पहले इस मुल्क में ये होता था कि 6 से 8% इन्फ्लेशन आता था, ये प्राइस बढ़ती थी, सॉरी प्राइस बढ़ती थी 6 से 8% हर साल। अब तो ये हो गया है कि साल में 15% प्राइस बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसकी बढ़ जाती है, तो ये कौन बेयर करेगा? यस, तो कौन बेयर करेगा? हुकूमत तो दावे करती है महंगाई कंट्रोल में आ गई, आप बोल रहे हैं 15% कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन महंगाई कंट्रोल में आई है? किस प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई है आज तक, पिछले 3-4 सालों में या 5 सालों में? कोई कम नहीं हुई है। तो ये सारी चीजें जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती हैं, बुनियादी तौर पे स्टील और सीमेंट जो है प्राइमरी कंपोनेंट, और फिर उसके बाद फिनिशिंग के हजारों आइटम, जिसमें इलेक्ट्रिकल फिटिंग से लेकर बाथरूम सैनिटरी टाइल्स वगैरह वगैरह, ये मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। फ्लोर टाइल, अब तो लोग फ्लोर टाइल मांगते हैं, और पिछली 2 दिहाइयों से मेरे ख्याल लोग फ्लोर टाइल मांग रहे हैं। बिल्कुल, तो उससे पहले चल जाता था, लेकिन अब तो फ्लोर टाइलें जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें जो है इनकी कॉस्ट जो है ये उसमें शामिल है। बिल्कुल इसमें शामिल है। और हम ये नहीं कहते कि इंडस्ट्री, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इस वक्त टाइल्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बन रही हैं। पाकिस्तान की इंडस्ट्री में आप जाएं तो उसमें आजकल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सैनिटरी फिटिंग्स बन रही हैं, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स बन रही है। यस, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को हम कम्पीट कर रहे हैं, और हम इसीलिए जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं तमाम प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो बड़े टाइल मैन्युफैक्चरर हैं, इनका प्राइस फिर स्टेबिलिटी है? इनकी प्राइस नहीं है ना, स्टेबिलिटी जब तक है, जब तक जो है वो आरडी नहीं लगी, जब तक आरडी कम करे, गवर्नमेंट कंपटीशन कराए ना। अगर ये गवर्नमेंट जो है चाहती है कि रेट, आप कह रहे हैं रैशनल कर दे, रैशनल करे इसको, ताकि कंपटीशन तो हो। आप जो है वो कोई चीज़ जो है वो इस कौम को रख के नहीं सोचते, आप तमाम चीज़ें जो है इंडस्ट्रीज पे ले जाते हैं। एक आम आदमी की ज़रूरत, एक आम आदमी की प्रोडक्ट। यहाँ तो मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ। या आपने इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की, बेसिकली क्या है कि ओवरऑल जो ये ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और जनरल इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत सारे ताजर सनतकार लीडर होते हैं, ये तो आपको इंडस्ट्रीज मानते ही नहीं है, या आपकी इंडस्ट्री को मानते ही नहीं है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। और सब रिकग्नाइज कर लें, आपको फॉर्मल सेक्टर में ही आने नहीं देते। क्यों? इसलिए नहीं आने देते हैं कि जहाँ भी बात होती है, हम जिस भी प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, चाहे FBR के प्लेटफॉर्म पे या गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे डिस्कस होता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का GDP में सबसे ज़्यादा रेशो है, सबसे ज़्यादा हिस्सा है, सबसे ज़्यादा क्लेम है या एक्चुअल है? एक्चुअल है। आप फिगर्स उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा हमारा 2.39 शेयर है GDP के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ का। लेकिन ये अगर नहीं करते तो क्यों नहीं करते, ये हमें वजह समझ में नहीं आती। क्योंकि एक बिल्डिंग जब बनती है तो उसमें स्टील इंडस्ट्री का लगता है, उसमें टाइल इस इंडस्ट्री की लगती है। इवन जब एक घर तैयार होता है, और जब वो घर तैयार होने के बाद पोजीशन तक उसमें लॉक भी लगता है, उसमें कर्टेंस भी लगते हैं, उसमें फर्नीचर भी लगता है। ये तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो बूस्ट करती हैं जब एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्योंकि दुनिया में क्यों कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इकोनॉमिक का बैरोमीटर कहा जाए। USA का सदर जो है वो बिल्डर है, वही बात कर रहा हूँ आज है तो ना सर। USA छोड़े, दुनिया में अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनी बिल्डर रहे। ये खैर आपने बड़ी गहरी बात कर दी है, ताल्लुक रखने वाली ये बड़ी गहरी बात की आपने। लेकिन हमारे यहाँ जारी बात है, आपने कहा कि रिकग्निशन नहीं मिल रही, जहाँ भी जा रहे हैं अकेले जा रहे हैं। अकेले जा सर, गवर्नमेंट नहीं रिकग्नाइज करी, गवर्नमेंट ने आज तक इस इंडस्ट्रीज को जो है वो इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया ना। हाउ डू यू गेट फाइनेंस? पैसे कहाँ से मिलते हैं? और इंडस्ट्रियों को तो मिल जाते हैं बड़ी इजीली बैंक से, आप लोगों को भी क्या बैंक से इतनी इजीली से वर्किंग कैपिटल मिल जाता है? आप आराम से बैंक जाते मिल जाता है? कोई वर्किंग फाइनेंस नहीं हमारे पास, नथिंग। दुनिया में प्रोजेक्ट बनते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग से, गवर्नमेंट जो है वो ब्रिज फाइनेंसिंग देती है, प्रोजेक्ट शुरू होते हैं, लोगों को फाइनेंस। आप हमारी बात कर रहे हैं, एक आम आदमी को हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन कितना लोन देती, कहीं मिसाल नहीं है। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कराची में देती थी, वो भी अब ना होने के बराबर है, आटे में नमक के बराबर है, खाना पूरी है, पैसा सारा बैंक में रखा हुआ उन्होंने, और वो जो सालाना उनको उसकी इनकम आती है उस पर हाउस बिल्डिंग चल रही है। हाउस बिल्डिंग के पास कोई फाइनेंसिंग नहीं है। बिल्डर पे फाइनेंस कहाँ से लाता है? ये तो अरबों डॉलर की बिजनेस है अल्टीमेटली, मेरा ख्याल है। ऐसे ही अरबों रुपयों की तो है ही है, मेरे ख्याल से तो उससे भी ऊपर, जैसे उससे ज्यादा ऊपर। लेकिन बिल्डर जो है अपने रिसोर्सेज से 4-6 लोग मिलकर प्रोजेक्ट करते हैं, 8 लोग मिलकर करते हैं, तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो है वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री वो इक्विटी के ऊपर रन करे, मजा नहीं आता, मेरा नहीं क्या। आप मुझे बताएं, सिर्फ बिल्डर नहीं, तमाम लोग जितना पैसा आप अब इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी कि ये लोग रिकग्नाइज नहीं करते। इंडस्ट्री में जो पैसा सरप्लस होता है वो कहाँ लगता है? कि इसी सेक्टर में आके लगता है वो पैसा, हमारी सेक्टर में आके लगता है। तो है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता, हमारे पास ही आता है, हमारी इंडस्ट्री में आता है, रियल एस्टेट में आता है, कंस्ट्रक्शन में आता है। और अब तो हर बंदा अट्रैक्ट भी हो रहा है इसकी तरफ। मैंने जो देखा है, बहुत सारे लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
वो अब कंस्ट्रक्शन में आ गए हैं। आपको खुद पता है, मैं नाम किसी का नहीं लेता, लेने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं पूरे पाकिस्तान से हैं, पूरे पाकिस्तान से हैं। देखें आप, इस्लामाबाद, बल्कि अभी जो आप मेगा अगर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी देखें तो दे आर इंडस्ट्रीज। देखिए मेगा जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, आप समझ गए होंगे मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े जो बिल्डिंग है और बड़े बड़े मॉल वॉल, ये दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट। सारे इंडस्ट्रीज हैं। आप फैसलाबाद में जाएं, जो इंडस्ट्रीज बड़े बड़े हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप गुजरांवाले में जाएं, उधर वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। आप लाहौर में जाएं, बड़े इंडस्ट्रीज वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कराची में कर रहे हैं, कराची में मेगा प्रोजेक्ट हो रहे हैं इंडस्ट्रीज के लोगों के। हो रहे हैं तो कर रहे हैं ना, तो फिर क्यों आ रहे हैं? जब अगर वो इंडस्ट्रीज को नहीं समझते तो क्यों इसमें आ रहे हैं और यहाँ पैसा क्यों लगा? तो ये एक आपने बड़ी चीज हाईलाइट की है कि इसको बाकायदा इंडस्ट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाए। जी बिल्कुल। और इसको ट्रीट भी एक इंडस्ट्री की तरह किया जाए। वो मराद दी जाए जो इंडस्ट्री को इनकरेज करने के लिए जरूरी है। और दुनिया भर के अंदर जो है ये एक फैक्ट है कि इंडस्ट्रीज, ये देखिए फैक्ट, न्यूट्रल बात आपसे कर रहा हूँ, चाहे आप चीन की बात करें, यूएस की बात करें, यूके की बात, डेवलप्ड, अनडेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को सपोर्ट करना जरूरी है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो हम जरूर गुफ्तगू करेंगे इस बात के ऊपर कि दीगर चैलेंजेस हैं खास तौर पे, उनको किस तरह से मीट किया जा सकता है और इन चैलेंजेस को मीट करके किस तरह बेहतरीन तरीके से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आगे ले जाया जा सकता है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं ब्रेक के बाद, और गुफ्तगू हमारी जारी है। बात कर रहे हैं जनाब हम कराची के तामीराती मुस्तकबिल के बारे में। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात ये कर रहे थे कि यूएस डॉलर का क्या इम्पैक्ट हुआ हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, और साथ ही साथ हमने ये भी बात की कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बतौर इंडस्ट्री कितनी कंट्रीब्यूशन कर सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी की तरफ। और अब हमें टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन किया है जनाब रेहान हनीफ साहब ने, जो कि वाइस प्रेसिडेंट केसीसीआई हैं। इनको वेलकम भी करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है मैं जाऊंगा आरिफ जीवा साहब की जानिब दोबारा से। आरिफ जीवा साहब, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इस बात को मुकम्मल कर लिया जाए। आपको कराची का और बिलखुसूस पाकिस्तान का तामीराती मुस्तकबिल कहाँ दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, मुस्तकबिल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो आज हालात हैं, पिछले 9 माह से 1 साल से जो हालात हैं, वो तो इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अभी कुछ वाटर बोर्ड की गलत रिपोर्ट्स पे, इस पे हाईरेस पे बैन लगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया जिस पे हाईरेस पे बैन लगा है, और ये जो है इंडस्ट्री अब बिल्कुल इस तरह हो गई है जैसे बर्फ़ है। देखिए, आइस की तरह हो गई है। कोई काम जो नए प्रोजेक्ट इस वक्त K4 का प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, आप कैसा चला रहे हैं K4 का प्रोजेक्ट? K4 का प्रोजेक्ट हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं चलाने की, लेकिन हमसे वो चल नहीं रहा है। हम गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि उसको चलाए। मुस्तफ़ा कमाल साहब से हमारी डिस्कस हुई थी, उन्होंने बताया है, गवर्नमेंट कहती है कि 6 माह में या साल में। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा ये नहीं कंप्लीट हो सकता है। इस वक्त 20% काम नहीं हुआ। अभी की मैं हाल की बात कर रहा हूँ, अभी पिछले लास्ट वीक की आपसे बात कर रहा हूँ। उनका कहना है 20% सिर्फ काम हुआ है, और उन्होंने उस वहाँ पे 1000 फीट की जो है वो लैंड रिजर्व रखी है पूरे K4 के लिए, और उसमें उन्होंने कहा है कि 9 लाइनें जो हैं उसमें गुजारी जाने की गुंजाइश है। एक लाइन अभी तक 20% भी मुकम्मल नहीं हुई है। उनका कहना ये है कि अगर नहीं हुई है, ये 2020 तक भी मुकम्मल नहीं होगी, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उसकी दूसरी लाइन भी अभी से स्टार्ट करे, क्योंकि अब जो पानी की शॉर्टेज, जब तक वो K4 की K1 कंप्लीट होगी तो उस वक्त तक दूसरी शॉर्टेज होगी, तो K2 को भी साथ साथ ये कंप्लीट करे। ये पानी की शॉर्टेज जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे यहाँ लीकेज का है। लीकेज बहुत ज़्यादा है, चोरी बहुत ज़्यादा है। और चोरी, आपको पता है, जो पानी चोरी होता है वो हमारे घरों में आता है। डिफेंस और ये तमाम जरिया फर्क होता है, जरिया फर्क है, सिर्फ पानी वही है। पानी वही है, वही जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जो लाइनों में आ रहा है और जो टैंकरों में आ रहा है, एक ही किस्म का और एक ही नस्ल का पानी है। अच्छा, यहाँ पर मैं रेहान हनीफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करता हूँ। रेहान हनीफ साहब, एक बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, जारी बात है कराची का तामीराती मुस्तकबिल जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिलाई करता है। आपका ताल्लुक क्योंकि तिजारत से भी है, सनत से भी है, और जाहिर बात है कराची की जब बात हो तो फिर ये ज़रूर बात करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैं चाहूँगा इस बारे में बताएं, और ख़ास तौर पे तामीराती पर्सपेक्टिव में बताएं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कितनी ज़रूरी है कराची के लिए। जी, थैंक यू वेरी मच अली नासिर। देखिए, एक तो जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की आप बात कर रहे हैं ना, वो खाली एक इंडस्ट्री नहीं है। जब एक बिल्डिंग बनती है तो उससे वाबस्ता
कई सनतें हैं जो उस जरिए अपना रोजगार कमाती है। देखिए ना, ग्लास की फैक्ट्री है, ग्लास की इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिक केबल्स हैं, दरवाजे हैं, सरिया है, सैनिटरी है, बेहिसाब इंडस्ट्रीज हैं जो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से चल रही होती है। तो जाहिर बात है, जब बड़ी इमारतों पे, हाई राइज बिल्डिंगों पे पाबंदी इस वक्त आयद कर दी गई है अदलिया ने, तो इससे इन तमाम इंडस्ट्रीज को फर्क पड़ेगा और यकीनी तौर पर बेरोजगारी भी बढ़ेगी। तो ये बहरहाल जो अदालत ने फैसला किया है वो तो पानी की वजह से, खासतौर पर कि पानी की शॉर्टेज है। मैं यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगा कि अगर हुकूमत ये K4 का मंसूबा बर वक्त मुकम्मल कर लेते और इस पे पेशरफ्त होती रहती तो आज हमें ये सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ता जो सूरत हाल का सामना हम आज कर रहे हैं। तो इसकी ख्वाहिश में ही रह गए हम। इतने अरसे से लॉलीपॉप दिया गया, K4 आएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। अब K4 के बारे में जो आरिफ जीवा साहब ने बात की है, अब एक्सक्यूज मी, वो बता रहे हैं कि जनाब ये 2020 में जाकर मुकम्मल होगा। अली नासिर, देखें, सबसे बड़ी या उसके बाद ये है, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी इस शहर की ये है कि मुल्क के रेवेन्यू में 67% हम कंट्रीब्यूट करते हैं और आज हम पानी के लिए तरस रहे हैं। 67% इस रेवेन्यू का, मुल्क का रेवेन्यू हम दे रहे हैं और आज हमारे पास पानी नहीं। K4 का मंसूबा क्यों नहीं है? डिसैलिनेशन प्लांट लग सकते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं लगाते डिसैलिनेशन? डीप सी डिसैलिनेशन का एक्सपेरिमेंट करके देखा ना वो, फिर उसके बाद उसमें आपको पता है क्या हुआ। सर उसमें तो जो हुआ वो पुराने जमाने की कोई मशीनरी उठा के ला के लगा दी, इस तरह तो नहीं लगते दुनिया में। क्या जद्दा में चल रहा है ना डिसैलिनेशन प्लांट, कितना जबरदस्त प्लांट है वो। उनका तो स्टैंडर्ड का काम हुआ है ना सर। जी बिल्कुल, यही तो, अब ये तो बहरहाल मंसूबों में करप्शन और ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट को डिसैलिनेशन प्लांट पे जाना चाहिए और K4 मंसूबा हंगामी बुनियादों पर करना चाहिए मुकम्मल, वरना इस शहर में हम बूंद बूंद कर तरसेंगे। अब तो पीने का पानी हम खरीदते हैं, फिर तो आपको अपने वॉशरूम के लिए और नहाने का पानी भी तो खरीदना हम तो फखर करते हैं कराची की आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उसको क्यों और ज्यादा इतना बढ़ा रहे हैं? वो वसाइल तो है नहीं, कितना लोगों को। माइग्रेशन तो कराची में माइग्रेशन तो हो रही है ना, लोग आ रहे हैं, पूरे मुल्क से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। ये तो कराची तो माँ है, वो बच्चों को पाल रही है, लेकिन उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हमारे पास, सड़कें हैं क्या, हमारे पास ट्रांसपोर्ट है क्या, हमारे पास सीवरेज का निजाम ऐसा है, पानी है नहीं, तो हम किस तरीके से इतने लोगों को एडजस्ट करेंगे? किस तरीके से ये चलेगा काम? ये बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ी अहम बात आपने की है। मैं यहाँ पर आरिफ जीवा साहब से भी ये चीज़ पूछना चाहूँगा। सर, पाकिस्तान बड़ा वसी मुल्क है, यहाँ पर बहुत सारे शहर हैं, कंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, ये बड़े शहर हैं। सिंध के अंदर चले जाएँ तो यहाँ पर हैदराबाद है, सखर है, काम हो रहा है थोड़ा बहुत, मैंने देखा है, बिल्डर वगैरह वहाँ उस जानिब गए हैं। कोयटा में तो आपको पता है प्रॉब्लम है थोड़ा वो, क्योंकि साइज्मिक एक्टिविटी की वजह से माजी के अंदर वहाँ पर अब एहतियात की जाती है। पेशावर में बड़ा काम हुआ है, मैं कहूँगा कराची के बिल्डरों को भी मैंने देखा उस जानिब गए हैं। तो फिर बाकी शहरों में क्यों नहीं आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करते आरिफ जीवा साहब? देखिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है वो इस शहर के अंदर तो हाई राइज का एक कॉन्सेप्ट है और लोग जो है वो ज़मीन, ज़ाहिर है वर्टिकल में प्राइस की कॉस्ट जो है वो बड़ी काउंट करती है, तो प्राइस जो है वो लोगों को सस्ती मिलती है तो हाई राइज पे जाते हैं लोग। घर जो है वो महंगा पड़ता है और अपार्टमेंट जो है वो सस्ता पड़ता है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, जब बात करते हैं कि जी हाई राइज जो है वो बैंड होना चाहिए, हॉरिजेंटल जाएं आप वर्टिकल ना जाएं। आपके पास आपका इस शहर में जो पुराने एरियाज हैं या जो इलाके हैं उसका आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उसको आप मेंटेन नहीं कर पाते। तो यही बात है ना, कंपल्शन आप जो हॉरिजेंटल पे कैसे जाएंगे? आप कैसे जाएंगे? दूसरी बात अली भाई, आपकी बात मैं थोड़ी करूंगा, जो आपने आपका सवाल मैं यहाँ ले गया, मैं आपको बताऊँ, अब दूसरे शहरों की मैं आपको बात करूँ। आप चले जाएं इस्लामाबाद, आप चले जाएं इवन लाहौर चले जाएं, आप फैसलाबाद चले जाएं, आप गुजरात, एक्सपर्टीज़ नहीं है वहाँ पर। वहाँ पर जो प्रोफेशनलिज्म या जो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। और कॉन्सेप्ट अभी इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा आया हाई राइज का, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर ज़मीन महंगी होगी, जहाँ ज़मीन महंगी होती है तो हाई राइज पे जाते हैं। अब इस्लामाबाद में इशू ये है कि अभी जो है वो हाई राइज का कॉन्सेप्ट आया पिछले 3-4 सालों में, और अभी जो है वो वहाँ पे CDA ने जो है वो कई प्रोजेक्ट्स को जो है वो सील किया, कई प्रोजेक्ट को सील करने जा रही है, कई प्रोजेक्ट जो है वो बंद हुए। अब उनके कुछ कवानीन होंगे ना सर? नहीं ना, कवानीन होंगे। कवानीन रातों रात अली भाई देखें, आज 10-15 साल से वहाँ बिल्डिंग्स बनना शुरू हुई और 3 साल पहले, 4 साल पहले बड़ी स्पीड से बनना शुरू हुई वहाँ पर, क्योंकि लोगों की डिमांड आई। हमारे ओवरसीज जितने भी, चाहे वो कराची से ताल्लुक़ रखता हो या लाहौर से ताल्लुक़ रखता हो या कोयटा से, वो रहना पसंद करता है इस्लामाबाद के अंदर। वो इस्लामाबाद को सबसे पहले प्रेफरेंस देता है, तो वो इस्लामाबाद शिफ्ट होते हैं, तो वहाँ पे वो अपार्टमेंट में रहना पसंद करते हैं। इशू क्या है कि आप जो है, अगर आपको रातों रात ये ख्याल आया
कि सोसाइटीज़ जितनी हैं वो सोसाइटीज़ जो है वो एक LOP पास कराती हैं और उसके बाद जो है वो अपने बिल्डिंग के नक्शे खुद पास करती हैं। LOP क्या मतलब? लेआउट प्लान, जिसको हम लेआउट प्लान कहते हैं। तो वो रातों रात जो है बिल्डिंग के नक्शे पास किए। ये कॉन्सेप्ट कराची में नहीं था, वहाँ था, इस्लामाबाद में था, ये लाहौर में था। फिर अचानक ख्याल आया कि नहीं ये नक्शे जो है CDA पास करेगी। तो ऐसा तो नहीं होता ना, आप फिर एक नोटिस दें, एक टाइम पीरियड दें कि जी आप अपने नक्शे आगे पास कराए, 6 महीने का टाइम, 3 महीने का तो ये डिस्प्यूट बिल्डर्स और CDA के दरमियान आपका एग्जैक्टली बिल्डर्स डेवलपर CDA डिस्प्यूट नहीं कहेंगे, डिस्प्यूट पैदा किया गया। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज को समझ ही नहीं आता, फलता फूलता नहीं देखना चाहते, लाहौर के अंदर अब नए कानून क्रिएट किए गए, इस्लामाबाद के अंदर क्रिएट किए, आप देखें ना कराची के अंदर SBCA में हम ऑन बोर्ड है ना। हम जब बैठते हैं SBCA जो कानून फाइनल करती है तो हमारे नुमाइंदे को हमें बिठाती है साथ। वो हमारे बिल्डर लाइसेंस के बगैर किसी बिल्डर को नक्शा उसका अप्रूव नहीं करती, उसका प्लान अप्रूव नहीं करती। इसी तरीके से हम कई सालों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं LDA को भी, CDA को भी, कि भाई आप जो है वो आबाद के मेंबर को ऑन बोर्ड लें। ये पूरे पाकिस्तान की एसोसिएशन है। अगर हमारा मेंबर कुछ गलत करता है या आपके यहाँ से कोई गलती होती है, हम उसको बैठ के टेबल पे सॉल्ट आउट करेंगे और हमारे पास कोशिश करेंगे मुस्तकबिल में उनके भी नुमाइंदे को शामिल करें ताकि वो आपके साथ, जाहिर बात है, उनकी से भी आ सके। यहाँ पर मैं दोबारा से रेहान हनीफ साहब को लेकर आऊँगा कराची की जानिब, और ये बात कर रहे थे वो मुकम्मल भी करवाऊंगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी पूछूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात होती है तो डेफिनेटली उसके और एस्पेक्ट्स भी हैं। फिर एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ शहर के अंदर वेस्ट डिस्पोजल का भी कोई सिस्टम नहीं है, और सीवरेज का निज़ाम भी, जिसका आरिफ जीवा साहब ने भी जिक्र किया, रेहान हनीफ साहब ने भी जिक्र किया, वो भी मौजूद नहीं है। कचरा जगह जगह पड़ा हुआ था, अभी कुछ मैनेज किया है, कुछ मैनेज करना ज़रूरी है। आपके ख्याल से रेहान हनीफ साहब, एनवायरमेंटली भी तो एक चैलेंज हमारे पास है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करें। अली नासिर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एनवायरमेंटल भी है, और जो हमारे पास अल्लाह ताला ने एक समंदर दिया हुआ है, खूबसूरत सी पोर्ट दिया हुआ है, इसको भी हम बर्बाद कर रहे हैं। हमारा जो ड्रेनेज है, ड्रेनेज का पानी है, वो बगैर ट्रीट हुए समंदरों में फेंक रहे हैं। हमारी जो मछलियां हैं वो सी फूड हमारा खराब हो रहा है। तो इस कोई तवज्जो नहीं है गवर्नमेंट की इस तरफ, ना सूबाई हुकूमत की इस जानिब तवज्जो है, ना वफाकी हुकूमत ने तो होनी नहीं किया ना कराची को, उसको तो भूल ही जाए आप। तो ये तो बिल्कुल तवज्जो ही नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो आला अदलिया ने फैसला किया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, देखिए गवर्नमेंट का ये फर्ज बनता था कि जाएं सुप्रीम कोर्ट में और मौजूद जज साहिबान को बताएं कि जनाब आपके ये खदशात थे, हम इनको दूर कर रहे हैं। हम अच्छा, यहाँ मैं एक चीज का इजाफा, एक छोटी सी चीज का इजाफा करना चाहूंगा रेहान हनीफ साहब। KCCI एक बहुत बड़ा चैम्बर है, तो आप लोग आबाद वालों की कभी मदद क्यों नहीं करते? कभी बात पुरुष कर लें, कभी इनकी सेहत भी पता कर लें, आपकी सेहत कैसी है जनाब आबाद वालों। आप कराची में इतनी सारी इंडस्ट्री जो है वो चला रहे हो, बहुत सी जो आबाद नाम है इनका, कुछ चीज़ें आबाद भी कर रहे हो, तो इनसे ज़रा आप राब्ता भी पैदा कर लें ना, अलहदा ना चलें, थोड़ा आप भी थोड़ा इनके साथ। अली नासिर, लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए बिल्कुल अलग नहीं है। आबाद का एक डेलीगेशन अभी पिछले हफ्ते या 15 दिन पहले के करीब चैम्बर आया था, ये आए थे ना, बिल्कुल हम मिलके चल रहे हैं, क्लोज लाइजन है हमारा और हम इनको सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल आबाद से हमारा बिल्कुल क्लोज लाइजन है। कोई हमारा चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं आरिफ जीवा साहब के, मतलब ये कुछ चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा एक्सप्रेशन क्या कह रहे हैं, ये हाँ कह रहे हैं या ना कह रहे हैं। मुझे अगर आप खामोशी जो है वो कबूल करने वाली बात होती है। आरिफ साहब बताएं जी, आप मुझे अगर इजाजत दें, जी आप जरूर बात करें। मैं हनीफ भाई जो है वो बड़े अच्छे माशाल्लाह हमारे प्यारे दोस्त हैं। मैं उनकी बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा एक डेलीगेशन गया था, इत्तेफाक से मैं नहीं जा सका था, इस्लामाबाद था और पूरा हमारा ऑफिस बेरर्स का डेलीगेशन गया था। मेरी रिक्वेस्ट, चाहे वो कराची चैम्बर हो चाहे वो FCCI हो, इनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर ये चीज़ कोई प्रॉब्लम आई है तो हमने FCCI के साथ एक बहुत बड़ी प्रेस ब्रीफिंग की थी जिसमें तमाम SF मुनीर साहब भी आए थे, ज़ुबैर तुफैल साहब भी आए थे आबाद हाउस, और हम जो है वो पूरी चैम्बर की ऑफिस बेरर टीम को हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके प्लेटफॉर्म से कि वो आएँ आबाद, हमारे साथ एक सिटिंग करें, एक प्रेस ब्रीफिंग करें और अपने तौर पर माशाल्लाह इनके पास एक्सपर्टीज़ बहुत है। सिराज कासम तेली साहब इनके जो लीडर हैं वो तो बहुत जांदीदा हैं, तो वो उनसे मशवरा करके हमारे लिए कोई प्रेस ब्रीफिंग या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई एक स्टेटमेंट जारी करें एसोसिएशन के लिए या कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए, तो हम जो है इनके शुक्रगुजार होंगे। रेहान हनीफ साहब, मैं चाहूँगा आप इस चीज़ का जवाब दे दें कि जो बात आपसे की है। जीवा साहब मेरे मोहतरम भाई हैं, मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ कि हर
वक्त हर जगह पे हम आपके साथ खड़े होंगे। और मैं आपके जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये आपकी जो शिकायत है, वो मैं अपनी लीडरशिप तक भी पहुंचा दूंगा, अपने सदर साहब को भी पहुंचा दूंगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ मुलाकात भी करेंगे और आपकी पूरी सपोर्ट भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया रेहान हनीफ साहब, आपने शो में हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, यहाँ पर हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन हमें एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं पाकिस्तान के और बिलखुसूस कराची के तामीराती मुस्तकबिल के बारे में। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब आरिफ जीवा साहब चेयरमैन हैं आबाद के, और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे ख्याल बहुत सारे एरियाज़ को हमने कवर कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमारी बात हो गई, लेकिन थोड़ा सा हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर का मेरे ख्याल ऐसा है जिस पर अभी डिस्कशन भी करनी चाहिए, और उसके साथ साथ ये भी बात करनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन करती है, हमें मान लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी नेगेटिव आर्गूमेंट्स हैं जो कि की जा सकती हैं, लेकिन एक शख्स के काम पर पूरी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में तो बात नहीं की जा सकती। डेफिनेटली वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है, चेक एंड बैलेंसेस की भी ज़रूरत है। मैं चाहूँगा आरिफ जीवा साहब आप इस बारे में ज़रूर हाईलाइट करें। जो बात आप मुकम्मल कर रहे थे, माज़रत बीच में रह गई, वो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, और मैं यही बात कर रहा था कि कराची जो है उसके मुज़ाफ़ाती इलाकों के अंदर भी काम किया जा सकता है, दीगर शहरों में भी काम किया जा सकता है, क्यों नहीं हो रहा? जी देखिए, जब हम कराची सिटी से थोड़ा सबब एरिया की तरफ जाते हैं कराची सिटी के, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है। सबसे पहली बात ये है। बात होती है, वही मैंने शुरू में बात की, हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर टोल प्लाजा तक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है सर। आप अंदर जाएं, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, ना बरसाती नाले हैं। आप जहाँ तक हैं सुरजानी, नॉर्थ कराची, मलिर जहाँ तक हैं वहाँ पे पाबंदी, जाम शोरों तक जाकर जो है सोसाइटियाँ जाके ख़त्म होती हैं सर, बिल्कुल ख़त्म होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। अब आप सुपर हाईवे पे जाएं, अब बात देखें, फिर बात खुलेगी तो वो सुपर हाईवे तक जाएगी। हमारे यहाँ जब हम एक प्रोजेक्ट या कमर्शियल प्लॉट करने जाते हैं, हमसे जो है कमर्शलाइजेशन फ़ीस ली जाती है, कन्वर्जन फ़ीस ली जाती है, हमसे इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे लिए जाते हैं, और काम नील बटा नील के जी हम आउटर डेवलपमेंट देंगे आपको, रोड्स बना के देंगे आपको, उस चीज़ के पैसे। बैरिया से कौन से इन्होंने ओडीसी के चार्जेस लिए? कोई लिए? वो खुद अपना काम कर रहा है, या तो फिर हमें भी इजाज़त दें, हमसे फ़ीस नहीं लें। भाई ये आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप अपना सेवरेज डालें, आप अपना वाटर डालें, आप अपना सारा काम करें। पीर बाबा से तस्फिया करके चलें, आप तस्फिया तो हमारा करके चले ना आप। अभी आप बोल रहे हैं कि लोग कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट, तो फिर हम तो गवर्नमेंट की बात करते हैं ना। गवर्नमेंट ने क्यों? अब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे 1000 मेंबर हैं, जिसमें 850 के करीब 800 के करीब कराची से हैं। आप यकीन करें, सुबह पहली कॉल से लेकर रात को आखिरी कॉल तक सवाल होता है कि कराची में पाबंदी लगी है तो बहरिया पे क्यों नहीं लगी है। डेली क्वालिटी का काम करके दिखाए ना आप, उस क्वालिटी का काम किया आपने कभी? अरे सर, हमारे यहाँ क्वालिटी का काम इतना अच्छा इस वक्त काम हो रहा है, और हम ये बात नहीं करते कि बहरिया बुरा काम करता है। बहरिया ने इस्लामाबाद में बहुत अच्छा काम किया, लाहौर में कंस्ट्रक्शन अच्छी की है, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि कंस्ट्रक्शन अच्छी करना जो हमारे मेंबर करते हैं या बहरिया करता है या मैं करता हूँ, वो क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया ये कि हम क्यों बंद है, वो क्यों खुला है, वो ये सवाल करते हैं हमसे, तो हमारे पास उसका जवाब नहीं है। मिलकर काम करें, तस्फिये से काम करें। हमारा एम तो ये कराची का तामीराती मुस्तकबिल बेहतर हो। हमारा सर देखें, हमारा अली भाई बहरिया से ज़ाती तौर पे कोई झगड़ा नहीं है, हमारा गवर्नमेंट से गिला है, हमारा गवर्नमेंट से शिकवा है कि जो चीज़ एक चीज़ जो है वो एक भाई के साथ हो रही है तो दूसरे के साथ डिफरेंट क्यों हो रही है। बहरिया से कोई हमारा झगड़ा नहीं है, कोई हमारी लड़ाई नहीं है। जो चीज़ हमारे साथ तरफा हो जाएगा, उनकी तरफ से भी हो सकता है कोई बात करने वाला हो, बिल्कुल, और ऐसी भी बात हो कि आप लोगों की कोई बात हो रही हो जिसके बारे में हमें पता ना हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, जब बंदा हंसता है, बात पर मुस्कुराता है, तो कोई बात तो होती है। हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि जाहिर है यही लोग जो यहाँ पे देखें, बहरिया के पास कमर्शियल्स बहुत हैं, यहाँ के कराची शहर के लोग, लाहौर के लोग, इस्लामाबाद के लोग जाहिर है काम करना चाहेंगे या काम कर रहे होंगे या काम करेंगे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कंस्ट्रक्शन जिसका जहाँ जो चीज़ इंटरेस्ट है काम करने का, वो ज़रूर काम कर रहा है और करेगा, उसमें कोई वो नहीं है। नहीं तो मुझे इजाज़त दें कि मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी तो आपसे पूछ सकूँ ना कि एक्सपेंशन को रोकेंगे कहाँ? एक मुझे बिल्डर मिले,
आपकी भी काफ़ी उनसे बातचीत होगी, लेकिन बुनियादी तौर पर कहने लगे कि कराची जाके ठोकर न्याज बेग पे ख़त्म होगा। यानी आपको एक्सपेंशन की एक लिमिट तय करनी है ना कि टिल वेयर यू वांट टू गो। आप लोग भी कुछ बाहर भी जाएं, मेरा ऐसा ख्याल है कराची से बाहर भी निकले, वहां भी कंस्ट्रक्शन। हम गए ना, हम गए हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, हम कराची से बाहर निकले हैं, इस्लामाबाद में काम कर रहे हैं, हम लाहौर में काम कर रहे हैं, इवन हम हैदराबाद में काम कर रहे हैं। इस वक्त आपको पता है हैदराबाद से हमारे जो है तकरीबन 77 मेंबर्स हैं। 77 मेंबर्स का मतलब सक्खर से हमारे मेंबर्स हैं, मीरपुर खास में मेंबर्स हैं। तो ये कहाँ कौन लोग हैं? ये हमारे ही लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं। यहाँ से लोग गए और वहाँ के भी लोकल लोग हैं। काम इस वक्त सब जगह देखे, दुनिया या पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलेशन का ये आलम है, और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, जो लैंड कॉस्ट बढ़ रही है, तो वर्टिकल पे आप नहीं जाएंगे तो आज 1 करोड़ 20 लाख घर की शॉर्टेज है। ये थोड़े दिनों में 2 करोड़ घरों की शॉर्टेज हो जाएगी। तो क्या आप चाहते हैं जो सियासी लोग, सर एक चीज़ मैं लेट में कंप्लीट, क्या सियासी जमातों के हमेशा से नारे रहे हैं रोटी कपड़ा और मकान? आज जो है वो रोटी तो छिन गई है, आज मकान छिन गया है तकरीबन और छिन रहा है। क्या इस कौम के तने पे कपड़ा भी अब छिन जाएगा? ये 3 चीज़ें बुनियादी थी, जिसमें तो 2 चीज़ें अब मौजूद नहीं है। आप फिगर्स उठा के देख लें, ना लोग रोटी पूरी खा सकते हैं, ना लोग जो है वो मकान उनके पास किसी के पास है। दुनिया में कई मुल्क ऐसे हैं जिनके जो है 100% या 99% रेशो है घर का। आप सिंगापुर देख लें, मलेशिया देख लें, घर बेचने वाला है, घर खरीदने वाला नहीं है। अब हमें लगता है कि इस मुल्क में अब कपड़ा भी लोगों के तन से छिन जाएगा। तो सर बात ये, अगर ये गवर्नमेंट नहीं जागेगी, प्राइम मिनिस्टर जब आए थे हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, पहला नारा उनका ये था, पहला मंशूर, और फिर हमें मीटिंग के लिए बुलाया, 5 लाख घर देंगे इस कौम, इस पहला तो कहाँ गया वो प्रपोजल, किधर गया वो? तो वो आप लोगों ने भी इन्वॉल्व होना था उसमें मेरे ख्याल से। हम इन्वॉल्व हुए, 1.5 साल तक हमने मीटिंग्स की इस्लामाबाद के अंदर। लैंड भी उसमें मार्क हुआ, एग्जैक्टली सारी चीजें मार्क हुई, और आखिर में हम लॉ मिनिस्ट्री में गए। देखें आप ये लैंड का हाल बताऊं आपको, आप मेरे साथ चलिएगा, जो लैंड उस जमाने में आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था, मैं कह रहा हूँ बात ये कि अगर 1.5 साल हमने मीटिंग की, यहाँ हुकूमतों का ये हाल है। आप मुशावरती कमेटी की हम बात करते हैं या मुशावरत की बात करते हैं, 1.5 साल हमने मुशावरत की, एक प्रपोजल फाइनल किया। जब लॉ मिनिस्ट्री में हम गए तो लॉ मिनिस्टर ने कहा कि एज पर लॉ आप जो है ये स्कीम कर ही नहीं सकते, 18 अमेंडमेंट के बाद आपको सूबों के पास जाना पड़ेगा। अब बताएं, ये हमारी हुकूमतों का हाल है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो स्कीम ये कर सकती हैं या नहीं कर सकती। पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलाते हैं। हो जरूर रहा है। मुझे ये बताया गया था कि बाकायदा तौर पर ये हाउसिंग जो है इस शोबे के अंदर कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप तक ये बात नहीं पहुंची तो इसका मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगी। सही कह रहे हैं? देखें आज तक गवर्नमेंट, बिल्कुल आप सही करें, बिल्कुल आप सही करें, काम हो रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं कर सकेंगे। हुकूमतें जो है वो स्कीम नहीं दे सकती। पाकिस्तान जब से बना है या कुछ अरसे ये KDA रहा, इधर कुछ स्कीमें हैं, बाकी तो प्राइवेट बिल्डर और प्राइवेट डेवलपर्स ने इस मुल्क को घर दिए हैं। आप मुझे बताएं ना किसने काम किया? लोग कहते हैं पैसा कमाने के लिए, अरे भाई काम तो कर रहे हैं ना, लोगों को घर तो मिल रहा है ना, सस्ता मिल रहा है, महंगा मिल रहा है। इस मुल्क में गवर्नमेंट क्या दे रही है? आज हमने जो है वो हाउसिंग स्कीम अनाउंस की है, आबाद ने लो कास्ट हाउसिंग स्कीम अनाउंस की है ना हमने। हम क्या मांग रहे हैं उनसे आज पिछले 1 साल से? आप कहते हैं ना फेडरल नहीं कर सकती, हमने पहली स्कीम इस्लामाबाद में अनाउंस की। हम सिर्फ इतनी बात करते हैं, यार हमें पानी बिजली गैस वहाँ पहुँचा दें, यूटिलिटी, बाकी हम जाने, हमारा काम जाने और क्लाइंट जाने, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर लो कॉस्ट देना है तो आप एक बिजली का मीटर, गैस का मीटर, पानी का कनेक्शन आप करने जाते हैं, दिखा देना मुझे, लो कॉस्ट की मैं मान जाऊंगा। लो कॉस्ट की एक सैंपल बना दें आप। बनी हुई है हमारे पास, आप जब चाहे हमसे ले लें, पूरी बनी हुई है हमारे पास, पूरा एरिया बना हुआ है, पूरा डिज़ाइन हुआ है, हर चीज़ हमारे पास रेडी है। हमें गवर्नमेंट एक 3 लाइन दे दे, हम गवर्नमेंट से जाएँ, आज लोन भी नहीं मांगते हाउस बिल्डिंग का, हम आपसे फाइनेंस भी नहीं मांगते, हम करेंगे। आप हमें 3 चीज़ें वहाँ पहुँचा दें जिस जगह हम प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, पानी बिजली गैस। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो झगड़ा है जिसमें कराची में पाबंदी लगी है। झगड़ा किस चीज़ का? आज हम जो है 2000 मकान बना दें और पानी बिजली गैस ना हो तो उनको घर देने का फ़ायदा क्या हमारा? कोई फ़ायदा नहीं है घर का उसका जिसमें पानी बिजली गैस नहीं है। तो हम दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस आर्गूमेंट। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि और मज़ीद गुफ्तगू भी होती रहती, और मुस्तकबिल में कोशिश करेंगे कि और स्टेक होल्डर्स को भी शामिल करें गुफ्तगू के अंदर, और दीगर और जो अफराद जिनके बारे में बात हो रही हो या जो अपना पर्सपेक्टिव पेश करना चाह रहे हो उनको भी शामिल करें। वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। आपका बहुत शुक्रिया आरिफ जीवा साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे शो पर और बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। यहाँ पर नाजरीन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।